गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक कानून जो है, जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, उसे बुधवार को निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में पास कराया। दोस्तों वैसे इस बिल की चर्चा हम लोगों ने दिसंबर में भी की थी जब ये लोकसभा से पास हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल में क्या चीजें कही गई हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों इस एक कानून में संशोधन से करीब 5 का एक्ट में परिवर्तन होगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने एक्ट में परिवर्तन होगा इससे, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं जिसमें 4 या 5 आंसर हो, क्योंकि वो ऑड वन आउट दे देता है। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि आरबीआई जिस एक्ट से आई थी 1934, उस एक्ट को यहां किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिससे सारे बैंकिंग के नियम चलते हैं दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है प्रभावित होगा। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 1 जुलाई 1955 को आई, इस बीआई एक्ट 1955 प्रभावित होगा। और दोस्तों बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर और अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1969 में दोस्तों जो है अध्यादेश ला करके 14 बैंकों को सरकारी बनाया गया था, जबरन नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था इसी कानून के तहत। ठीक है, एक्ट बाद में इसलिए आया क्योंकि पहले अध्यादेश से इसको कर दिया गया था, एक्ट बाद में पास हुए। उसी तरीके से दोस्तों सेकेंड फेज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें 6 बैंक प्राइवेट से सरकारी बनाए गए थे, उस एक्ट पे भी अमेंडमेंट होगा, यानी ये 5 एक्ट प्रभावित होंगे। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, दोनों का नाम है तो याद करना आसान होगा, 1970 1980। तो आपको दोनों फेज का नेशनलाइजेशन भी पता चल गया कि एक 1980 में हुआ था और एक 1969 में हुआ था। लेकिन यहाँ एक्ट 1969 हो सकता है ऑड वन आउट में या रॉन्ग में आपको ये दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। 1970 को ही आपको टिक करना है। ओके, एक्ट बाद में आया था क्योंकि पहले ये अध्यादेश से आया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस से। दोस्तों इस कानून में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है कि जो बैंक में अकाउंट है ना, या एफडी है या करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, इन सब में जो नॉमिनीज हैं वो पहले एक होते थे दोस्तों, तो एक नॉमिनी से बढ़ा के 4 नॉमिनी कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि आप देखो तो उद्गम पोर्टल लॉन्च हुआ जिसमें 10 साल से ज्यादा जो लावारिस अकाउंट हो जाते हैं अनक्लेम्ड, उसका पैसा दोस्तों आरबीआई के डीप फंड में चला जाता है। अब ये लावारिस अकाउंट होते क्यों हैं? क्योंकि इनका कोई वारिस नहीं है, इनका कोई नॉमिनी नहीं है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग करने की सलाह भी दी गई है कि भारत में अब कोई भी अकाउंट बिना नॉमिनी के नाम के नहीं खुलेगा, कोई भी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो या डीमेट अकाउंट हो। दोस्तों अभी सेबी ने भी इस पे बहुत बड़ा वो किया कि सेबी ने कहा कि डीमेट अकाउंट जिससे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स में 10 नॉमिनी हो सकते हैं और सेबी के अंतर्गत ही वो दोनों आते हैं, तो सेबी ने वो नियम लाए। यहां पे आरबीआई इन नियमों का पालन करवाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे बात यह है कि लॉकर में जो है दोस्तों, लॉकर फैसिलिटी में जो है वो केवल एक ही नॉमिनी हो सकता है, लॉकर में जो है ना ज्यादा नॉमिनी नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो नॉमिनी है, ये नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी, जो कि किसी व्यक्ति के ना रहने पर उसके किसको ये पैसे दिए जाए उसे नॉमिनी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों नॉमिनी जो है वो केवल पैसे पाने का अधिकारी होता है, इसका लीगल हेयर नहीं माना जाता। नॉमिनी मतलब कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि माता पिता को नॉमिनी बनाया गया तो वो उनको पैसे मिले, लेकिन अगर उसकी शादी हो गई है बाद में और उसकी बीवी बच्चे भी उस पर निर्भर हैं तो उनको भी पैसे मिलने चाहिए। तो केवल नॉमिनी ये नहीं है कि नॉमिनी को ही उत्तराधिकारी माना जाएगा, ऐसा नॉमिनी का नियम नहीं होता है। दोस्तों नॉमिनी जो यहाँ पे बनाया जाएगा 2 तरीके का बनाया जाएगा। एक तो दोस्तों जो है आपका सक्सेसिव होगा। सक्सेसिव का मतलब क्या है कि 4 नॉमिनी है तो पहले वाले को खोजा जाएगा,
पहला वाला नहीं मिला तो दूसरे वाले को, दूसरा वाला नहीं मिला तो तीसरे वाले को, तीसरा वाला नहीं मिला तो चौथे वाले को। दोस्तों दूसरा है आपका साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली में क्या है कि दोस्तों आपको जो है ये आपको चारों में बराबर बराबर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रकार के नॉमिनेशन इस कानून में प्रावधान में लाए गए हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे कहा गया है कि जो आरबीआई को सारे बैंक रिपोर्ट करते हैं दोस्तों, वो फोर्टनाइटली करते हैं सेकेंड और फोर्थ वीक में, सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ सैटरडे और संडे तो बंद रहता है। तो सेकेंड और फोर्थ वीक को रिपोर्टिंग वीक कहा जाता है और फर्स्ट एंड थर्ड वीक को नॉन रिपोर्टिंग वीक कहा जाता है। तो दोस्तों ये कानून भी बदलेगा, क्योंकि भाई सेकेंड और फोर्थ वीक कोई फिक्स डेट तो है नहीं, वो डेट वेरी करते हैं। तो फिक्स डेट होगा जिससे कि बैंकों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होगी, और वो डेट दोस्तों 15 तारीख होगी और 30 तारीख या 31 तारीख होगी, यानी महीने में 2 बार। अब यहाँ पे 30 और 31 क्यों नहीं लिखा है, यहां लास्ट डे लिख दिया है। 30 का महीना है तो 30, 31 का महीना है तो 31, फरवरी अगर 28 का है तो 28, अगर फरवरी 29 का है तो 29। बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और कहा गया है कि जो सहकारी बैंक है यानी कोऑपरेटिव बैंक, उन सहकारी बैंकों में कोई भी डायरेक्टर बन जाता था जो 5 लाख रुपए निवेश करता था। 5 लाख रुपए निवेश करने वाले को डायरेक्टर मान लिया जाता था, या 10% अगर जिसका शेयर होता था उससे ऊपर उसको प्रमोटर मान लिया जाता था। तो दोस्तों अब उसकी जो डायरेक्टरशिप की जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 5 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि इस एक्ट में किए जा रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर भी दोस्तों जो है सीपीसी को भी यहां पर स्थापित करने की इस कानून में बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा ने बुधवार को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस कानून में दोस्तों जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। लोकसभा से ये 3 दिसंबर 2024 को ही पहले ही पास कराया जा चुका है, यानी अब केवल राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तो कोई बिल यानी विधेयक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। इन्हीं तीनों को मिला के पार्लियामेंट कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिल को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पास कराया जा सकता है। इस बिल को पहले लोकसभा से पास कराया गया, कल इसको बुधवार को राज्यसभा से पास कराया गया। दोस्तों इसमें और क्या बातें कही गई हैं, आपको दोस्तों पता है कि जो अनक्लेम्ड अकाउंट होते हैं, आरबीआई कहता है कि जितना बैंकों में अनक्लेम्ड अकाउंट है वो 10 साल बाद माने जाएंगे, और 10 साल के बाद वो पैसा आरबीआई के डीप फंड में जाएगा, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। अगर किसी वारिस को अपने लावारिस अकाउंट का पता लगाना है कि अब मेरे दादाजी का कोई अकाउंट तो ऐसा नहीं है जो कि है और मुझे नहीं पता, तो उसके लिए आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया था, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म है दोस्तों अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। उद्गम पोर्टल से क्वेश्चन आता ही है, rbi.org.in पर ये पोर्टल मिल जाएगा आपको, वहां से आप अपने वारिस का पता लगा सकते हैं। डीप फंड जो 2014 में आई थी, इस पैसे से डिपॉजिटर्स को एजुकेट किया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है। ये आरबीआई का फंड है, तो बैंकों को सारा पैसा आरबीआई को दे देना होता है। ठीक है, हाँ, अगर उद्गम पोर्टल से कोई वारिस का पता लग जाता है तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी वारिस अपने लावारिस अकाउंट को क्लेम कर सकता है। उद्गम पोर्टल में एक चीज ये है कि अगर आप उद्गम पोर्टल में आपका अकाउंट मिल जाता है दादाजी का, पिताजी का, तो आप उसको क्लेम करेंगे तो आपको पैसा आरबीआई नहीं देगा, आपको पैसा बैंक से जाके लेना होगा। बैंक आपको पैसा दे देगा, फिर उसकी डिटेल वो आरबीआई को भेजेगा, फिर आरबीआई बैंक को पैसे देगी। मतलब आप पहले आप बैंक से लोगे, बैंक आपको दे देगा, तब फिर बैंक आरबीआई से बोलेगा कि भाई डीफ अकाउंट में जो मैंने पैसे भेज दिए थे उसका वारिस आ गया, तो आप मुझे वो पैसे वापस कर दो,
जो मैंने आपको दिए थे। अब दोस्तों ऐसा ही, ये तो मान लो अनक्लेम डिपॉजिट यानी आरबीआई की परिस्थितियों की बात हो गई, लेकिन दोस्तों बहुत, ये तो अकाउंट की बात हो गई, डिपॉजिट अकाउंट की, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारी चीजें जो अनक्लेम्ड हो जाती हैं। डिपॉजिट की तो बात है कि भाई अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा तो, अकाउंट का पैसा तो आरबीआई के डीप फंड में चला जाएगा, लेकिन ये जो निवेश का पैसा है, जैसे कि किसी ने जो है शेयर में निवेश किया है, उसका डिविडेंड आना है, ब्याज आना है, कहीं से कोई बॉन्ड का रिडम्पशन आना है ना, तो कोई डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर यानी कैपिटल मार्केट में निवेश किया हुआ है, तो उसमें अगर अनक्लेम्ड है तो वो पैसे जो है दोस्तों कहां जाते हैं, तो वो पैसे सेबी के फंड में जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कैपिटल मार्केट, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को सेबी रेगुलेट करती है, वो सेबी के आईईपीएफ फंड में जाता है। और दोस्तों ये जो है आपका आफ्टर 10 ईयर होता है, जो आरबीआई वाला जो बैंकों का अकाउंट है वो तो 10 साल बाद होता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल मार्केट के, जो सेबी के अंतर्गत आते हैं, ये 7 साल के बाद अनक्लेम्ड माने जाएंगे। ये भी दोस्तों इस एक्ट में कहा गया है कि 7 साल बाद ये सेबी का पैसा आईईपीएफ फंड में जमा करना होगा, सेबी के आईईपीएफ फंड में चला जाएगा, जिस भी कंपनी के पास है, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास हो, चाहे वो शेयर के पैसे हो, चाहे वो सीडीएसएल, एनएसडीएल के पास हो, किसी के भी पास हो, डिपॉजिटरीज के पास हो, तो वो पैसा सेबी को उन्हें हैंडओवर कर देना होगा इन्वेस्टमेंट, अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट की शर्त पर। अनक्लेम्ड अकाउंट या अनक्लेम्ड डिपॉजिट लिखा होगा तो 10 साल, अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट लिखा होगा दोस्तों तो 7 साल। अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट है तो सेबी के अंतर्गत आएगा, अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो वो आरबीआई के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आईईपीएफ फंड का क्या है, ये भी दोस्तों जैसे यहां डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, वैसे ही यहां पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है। इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे, इन्वेस्टर्स को जागरूक करेगी सेबी फ्रॉड से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टरशिप की परिभाषा है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की, वो जो है 2 करोड़ कर दी गई है। अब 2 करोड़ से ऊपर अगर किसी ने किसी सहकारी बैंक में निवेश किया होगा तो ही उसे जो है दोस्तों क्या माना जाएगा, डायरेक्टर माना जाएगा। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। पहले लिमिट जो थी वो 5 लाख रुपए थी। ओके, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों इस बिल में एक और बात कही गई है कि बैंक ऑडिटर्स जो है चुनता है दोस्तों, जो ऑडिटर्स उसकी ऑडिट करते हैं, खातों की जांच करते हैं, ब्रांचों की भी ऑडिट करते हैं। इन ऑडिटर को दोस्तों जो मेहनताना दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, वो दोस्तों ये कानून अधिकार देता है कि वो बैंक डिसाइड करेंगे। अभी तक ये आरबीआई डिसाइड करती थी, अब बैंक खुद उनका मेहनताना डिसाइड करेंगे। ओके, एक ये बात इस बिल में कही गई है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, लेकिन शॉर्ट्स में मैंने इतने बृहद चर्चा नहीं करी है, तो शॉर्ट्स वालों को भी विनती है कि वो लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा पहुंचा दें, जिनके पास शॉर्ट्स है उनको ये जो है पहुंचा दें कि भाई फुल वीडियो पीयूष सर का ये है, तो इसे शेयर भी करिएगा। यानी कि बैंक के अकाउंट और एफडी में अब क्या हो जाएगा, 4 नॉमिनी हो जाएंगे दोस्तों। पहले केवल 1 नॉमिनी ही बना सकते थे, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे की गई है। ओके दोस्तों, अब चर्चा हो रही थी तो निर्मला सीतारमण जी का भाषण आप जरूर सुनिएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी का करीब 50 मिनट का भाषण है, उसे आप लोग जरूर सुन के एग्जाम में जाइएगा। बहुत सारे डेटा उन्होंने उसमें दिए, जिसमें से दोस्तों उन्होंने एक डेटा दिया कि 55 करोड़ जनधन खाते खुल गए हैं। 55 करोड़ जनधन खाते खुल गए हैं दोस्तों। इन्होंने एक वित्तीय समावेशन योजना की भी बात की, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में दोस्तों जो हमारा जो स्कोर है वो है 64.2। तो ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन, अभी भी एग्जाम में आए कि कोई योजना है फाइनेंशियल, वो किसका पार्ट है, तो वो एक महायोजना है, अम्ब्रेला स्कीम, जिसका नाम है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दोस्तों सबको इंक्लूड करना है,
तो डीपीआई का लाभ उठाकर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा करके दोस्तों एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी आता है जिसमें हमारा स्कोर 465 पहुंच गया है। तो ये दोनों स्कोर याद करिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का स्कोर और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर भी याद रखिएगा। तो दोस्तों 80% से ज्यादा भारत में अकाउंट खुल गए हैं। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना आई थी दोस्तों 2005 में, तो उस समय सी रंगराजन कमेटी के अनुसार जो है देश में 55% अकाउंट जो है लोगों के अकाउंट ही नहीं थे। अकाउंट तो छोड़ो, उनके पास बैंक में चौखट पे जाने का कोई भी जरिया नहीं था, वो पहुंचे ही नहीं थे। इसीलिए दोस्तों मुद्रा योजना में बंधक मुक्त लोन 10,000 20,000 का रोजगार करने के लिए दिया जाता है। अब तो उसकी लिमिट 20 लाख तक कर दी गई, तरुण प्लस एक नई कैटेगरी बना के। जीवन ज्योति योजना में, सुरक्षा बीमा योजना में इंश्योरेंस हो, अटल पेंशन योजना में दोस्तों गरीबों को पेंशन पाना, हर चीज फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये एक ऐसी उपलब्धि है कि 80% से ज्यादा लोगों के अकाउंट खुल गए। ऐसा करने में 47 साल जो है पारंपरिक तरीके से इसको हासिल करने में लग जाते। ठीक है दोस्तों, वैसे यहाँ पे इन्होंने जो आंकड़ा दिया है भावनाओं में, इंडियन के आंकड़े में यहाँ पे पुराना आंकड़ा दे दिया 55% महिलाओं वाला। ये तो कब का 56% हो चुका था, यानी 56%। लेकिन अभी दोस्तों जो रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले की, इसमें देखिए दोस्तों क्या रिपोर्ट आई है कि 61% महिलाओं के अकाउंट हो गए। तो 54 करोड़ जब थे तो दोस्तों वो जो है 56% महिलाओं के अकाउंट थे। अब जब 55 करोड़ हो गए हैं तो दोस्तों 61% जो है महिलाओं के अकाउंट हैं और आपके 67% जो है वो गांव में है। देखो, गांव के लोगों का अकाउंट नहीं खुला था और महिलाओं के अकाउंट नहीं खुले थे, तो ये दोनों चीजें जो हैं दोस्तों अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। तो 56% और 55% याद करने वाले अपडेट कर लेंगे अपने आप को कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में 61% महिलाओं के अकाउंट हो गए। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आई थी, 10 साल इसके पूरे हो गए। 2 लाख का इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है और 10,000 का ओवरड्राफ्ट लोन मिलता है। 18 से 65 साल के व्यक्तियों को दोस्तों लोन मिलता है। पहले ये 18 से 60 साल की ही लिमिट थी। तो 10,000 रुपए का दोस्तों क्या मिलता है, ओवरड्राफ्ट लोन मिलता है। ओके, क्लियर है। चलिए दोस्तों, इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही नहीं, हम लोगों ने जो है जो बैंक स्ट्रेस में थे या बैंकों के साथ जो फ्रॉड होता था और जो बैंकों का एनपीए था, उसको हम लोगों ने जो है इस सारी समस्याओं को दूर किया और आज जो है सारे सरकारी बैंकों ने मिला के 1,41,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये बात भी दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कही है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ डेटा आपको और दे देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 23 में पहली बार जो है 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था, 1,04,000 करोड़ समथिंग था। ठीक है, अभी दोस्तों 9 महीने के आंकड़े आ चुके हैं। 9 महीने में जो है हमारे 12 सरकारी बैंकों ने 1,29,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है दिसंबर तक में। और सितंबर तक का आंकड़ा अगर ले, क्योंकि सितंबर तक का ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है आरबीआई की, तो इसमें 85,520 करोड़ का फायदा 12 सरकारी बैंकों ने दिया है। 85,000 अगर 6 महीने में है तो 2 डबल कर लो इसको, तो करीब करीब 1,70,000 करोड़ इस बार पार हो जाएगा, ऐसा मान के चला जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए तो 2017 में जो है 27 सरकारी बैंक थे, तो दोस्तों 85,000 करोड़ का लॉस हुआ था। और आज 2025 में मात्र 12 सरकारी बैंक हैं और दोस्तों लगातार 2 साल से 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो रहा है और ये लगातार तीसरे साल भी 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो ही गया है। 9 महीने में ही 1,29,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। अभी तो जनवरी फरवरी मार्च के आंकड़े जुड़ने बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो है बोला गया है कि हमने विलफुल बैंक डिफॉल्टर्स पर भी तगड़े एक्शन लिए हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स किसे कहते हैं दोस्तों,
25 लाख से ऊपर का जिसका लोन होता है उसे विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, जो जानबूझ के नहीं दे रहा है। यानी जो ऐसा नहीं है कि मुसीबत में फंसा है, वो जानबूझ के नहीं दे रहा, पैसे हैं उसके पास फिर भी नहीं दे रहा है। वैसे भारत का पहला विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बोला गया है कि लोन राइट ऑफ जो होता है उसे कई लोग लोन माफी समझ लेते हैं। लोन राइट ऑफ लोन वेवर नहीं है। इसका कोई फायदा जो है वो उस कर्ज लेने वाले डिफॉल्टर को नहीं मिलता है, उससे रिकवरी वैसे ही चालू रहती है। बस लोन राइट ऑफ किया जाता है बैलेंस शीट में से बैंकों को प्रॉफिट में दिखाने के लिए। बैंक अपने प्रोविजनिंग के पैसे से, प्रावधान के पैसे से उसको चुका देते हैं और अपने जो बैलेंस शीट में से जो बैड डेब्ट है जो उसे राइट ऑफ कर देते हैं। बैंक की रिकवरी शुरू रहती है। जैसे उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रुचि सोया कानपुर वाली, जिसे पतंजलि ने खरीदा था और पीएनबी के बकाये वसूल हुए थे, और आज वही पतंजलि फूड के नाम से जानी जाती है, रुचि सोया कानपुर वाली। ठीक है, तो दोस्तों लोन राइट ऑफ वेवर, लोन वेवर नहीं होता है, बोरोवर को अपना ड्यू वापस करना ही होता है, वो जो है उससे रिकवरी चालू रहती है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि जो प्रवर्तन निदेशालय है, जो ईडी छापा मारती है, वो बैंक धोखाधड़ी से जुड़े 112 से ज्यादा मामलों की दोस्तों इन्होंने जांच की है पिछले 5 सालों में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा कि एनपीए भी हमारा बहुत कम हो गया है। जो ग्रॉस एनपीए हमारा हुआ है वो 2.5% का सितंबर 2024 तक का आंकड़ा है, सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों का मिला करके। ठीक है, ओके। The finance minister said that enforcement directorate has successfully reported the property of restored property worth rupees 22,280 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों जब कोई लोन लेकर के भाग जाता है तो ईडी उसके यहाँ की सारी प्रॉपर्टी जो है अटैच करके रिकवर करती है पैसे। तो 22,280 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टीज रिस्टोर किया है प्रवर्तन निदेशालय ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। ठीक है, जो भी विक्टिम थे, अपराधी थे, या जो भी दोस्तों जो है राइटफुल क्लेमेंट्स थे। दोस्तों सी फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हैज टेकन अप 912 केसेस रिलेटेड टू द बैंक फ्रॉड। बैंक फ्रॉड से दोस्तों रिलेटेड 912 केसेस जो है दोस्तों इन्होंने जो है कि टेकन अप अराउंड किए हैं, और जिसमें से जो है विलफुल डिफॉल्ट वालों को भी ऊपर कार्रवाई की गई है। ठीक है, इन 912 केसेस में विलफुल डिफॉल्टर भी हैं जो बैंक के पैसे नहीं दे रहे हैं या बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सी सेड दैट इन दैट केस नियरली 44,204 करोड़ रुपीस ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम हैव बीन अटैच और सीज। दोस्तों अटैच और सीज्ड का मतलब क्या होता है? अटैच का मतलब होता है उनकी संपत्ति को जब्त करना, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, ये बात कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कड़े कड़े कानून लाए हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक्ट 2016, जो कंपनियां लोन नहीं देती उन कंपनियों को नीलाम करके जो है पैसे वसूली हो जाती है बैंकों की। उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, आर्थिक भगोड़ा कानून 2018 एक्ट आने के बाद से हमने जितने भी आर्थिक भगोड़े हैं उनकी संपत्तियां जो है दोस्तों अटैच की हैं, नीलाम की हैं। जो दोस्तों भारत से लोन लेकर के भारत के बैंकों से बाहर भाग गए हैं उनको जो है दोस्तों पकड़ा गया है। ऐसे 9 लोगों को जो है दोस्तों संपत्ति को इनको आर्थिक भगोड़ा घोषित करके इनकी दोस्तों 750 करोड़ संपत्ति को जब्त किया गया है और रिकवर किया गया है। तो ये बैंकों को लेकर के दोस्तों इन्होंने कानून में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी जो है दोस्तों इंफॉर्मेशंस हैं, क्योंकि आप उसी निर्मला सीतारमण की स्पीच से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरी अभी आपसे फिर गुजारिश है कि निर्मला सीतारमण जी की वो 50 मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा, और देखिएगा ही नहीं, सेटिंग में जाइएगा, कैप्शन में जाइएगा, हिंदी ऑटो ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोलती हैं। तो जिसका इंग्लिश सही है वो तो ठीक है, जिसकी इंग्लिश सही नहीं है वो हिंदी ऑटो ट्रांसलेट पे लगा के
और प्रॉपर वो जो बोल रही हैं उसको नोट करिएगा। जैसे उन्होंने जनधन योजना के क्या आंकड़े दिए, अटल पेंशन योजना कितना पहुंच गया, सुरक्षा बीमा योजना कितना पहुंच गया, ऐसे तमाम आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं वो आप लोग एक बार, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है और भी बहुत सारी बातें कही हैं, तो उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और वहां से आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्योंकि 2 साल पहले निर्मला सीतारमन ने ईज 5.0 वाले में जो स्पीच दी थी उससे क्वेश्चन बहुत बने थे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।